एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल बायोकेम पाठशाला पर। और आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास 11th से लिया गया है। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी में दिए गए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इससे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, साथ में बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस पर भी फोकस करेंगे। हम लोग पहले चैप्टर कवर करेंगे और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग इनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके साथ में जो बोर्ड्स एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की शुरुआत में ही पहली लाइन से जो बात लिखी गई है उसमें हमको मिलता है कि सिविलाइजेशन के शुरुआत से ही कई अटेम्प्ट हुए क्लासिफिकेशन करने के लिए ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा सके, लेकिन शुरुआत के जो क्लासिफिकेशन के अप्रोच थे वो साइंटिफिक नहीं थे और उनको जैसा उपयोग में लाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, फूड के तौर पर, शेल्टर के तौर पर या कपड़े के तौर पर, उनको केवल उपयोग के आधार पर ही सिंपली क्लासिफाई किया गया। इसके बाद में अरस्तु ने एक पहला अटेम्प्ट किया, शुरुआती अटेम्प्ट किया। इनका पहला ऐसा अप्रोच था जो मोर साइंटिफिक था और क्लासिफिकेशन का एक साइंटिफिक अप्रोच इसको माना जा सकता है। इन्होंने प्लांट्स को 3 तरह से कैटेगराइज किया। उनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए प्लांट्स को ट्रीज में, सर्ब्स में और हर्ब्स में। इसके साथ में इन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड होता है और दूसरे ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड या लाल रक्त नहीं होता है। इसके बाद लिनियस का क्लासिफिकेशन आता है। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने एक किंगडम प्लांटी बनाया जिसमें सारे प्लांट्स को इंक्लूड कर लिया और दूसरा किंगडम एनिमेलिया बनाया जिसमें सारे एनिमल्स को इंक्लूड कर लिया। लेकिन ये जो प्लांट और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन 2 किंगडम में किया गया, इसमें यूकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक सेल के ऑर्गेनिज्म हैं या ज्यादा सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, या फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे ग्रीन एल्गा, या फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं जैसे फंजाई, इनको प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, अलग नहीं किया गया, इनको प्रॉपर कोई स्थान नहीं मिल पाया। इस तरह से इस क्लासिफिकेशन को हम लोग मानते हैं कि ये समझना तो आसान था लेकिन केवल प्लांट्स और एनिमल्स को इसमें समझाया जा सका और कई लार्ज नंबर के ऑर्गेनिज्म, काफी संख्या में ऑर्गेनिज्म के प्रकार इसमें क्लासिफिकेशन से बच गए, यानी उनका क्लासिफिकेशन प्रॉपरली नहीं कर मिला इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से। इस तरह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक तरह से अधूरा या ऐसा माना जाएगा कि ये सफिशिएंट नहीं था। अब इसके बाद में यहाँ पर देखा गया कि केवल ग्रास मार्फोलॉजी जो बाहरी आकारिकी है इसको ही ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन सही नहीं है और एक आवश्यकता महसूस की गई कि लोग कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मतलब जो सेल की कवरिंग है या सेल वॉल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा ऑर्गेनिज्म के पास है, हैबिटेट जहां पर वो रहता है उसका हैबिटेट क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसका क्या है। इसके बिहाफ पर अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी शामिल किए जाएं तो और बढ़िया क्लासिफिकेशन, ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा ऑर्गेनाइज क्लासिफिकेशन हो सकता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इस तरह से समय के साथ में इन कैरेक्टरिस्टिक्स को शामिल करते करते और ज्यादा कई बार आया और कई उसमें चेंजेज आए। जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनके भी कई ग्रुप हैं, इनमें भी इवोल्यूशन है, इनमें भी कई ब्रांचेज हैं और इनमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, इस तरह के और क्लासिफिकेशन समय के साथ आए। साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया ताकि ज्यादा ऑर्गेनिज्म को सही ढंग से क्लासिफाई किया जा सके। यहाँ पर हमारे सिलेबस में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आर.एच. विटेकर ने दिया था। ये क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था 1969 में और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो किंगडम थे वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया थे। यहाँ पर जो मेन क्राइटेरिया रखा गया था
जिसको बेसिस मान करके क्लासिफिकेशन किया गया था, उसमें सेल के स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखा गया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान में रखा गया था, रिप्रोडक्शन किस प्रकार का कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म वो भी ध्यान में रखा गया था, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी ध्यान में रख करके ये विटेकर का क्लासिफिकेशन आया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लोग अगली टेबल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पांचों किंगडम को यहाँ पर साथ साथ पैरेलल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को एक तरह से एक्स एक्सिस पे लिख ले रहे हैं और करेक्टर्स उनको हम लोग यहाँ पर वाई एक्सिस पर लिख ले रहे हैं। पूरी टेबल को एक तरफ से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला करेक्टर है सेल टाइप। तो सेल का प्रकार किस तरह का है इन 5 किंगडम में? पहला किंगडम जो मोनेरा है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाली, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है, ऐसे मेंबर्स को हम लोगों ने मोनेरा में रख लिया। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के न्यूक्लियस प्रॉपर होते हैं और यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियाई होती है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करती है जेनेटिक मटेरियल को। तो पहली सेल टाइप में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा हो गए और बाकी सब यूकैरियोटिक सेल, 4 किंगडम यूकैरियोटिक सेल वाले हो गए। अब हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं। तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती है। यहाँ पर जो पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड हम लोग बैक्टीरिया में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पढ़ेंगे। इस तरह से मोनेरा में जो मेंबर्स हैं उनका सेल वॉल सेलुलोज का नहीं बना होता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रोटिस्ट जो है उनमें सेल वॉल जनरली नहीं होता है, कुछ मेंबर है जहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, ये एक नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड होता है। और प्लांटी का जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज का सेल वॉल होता है। तो रेगुलर सेलुलोज का सेल वॉल प्लांटी में पाया जाएगा, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद में हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो पहले लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है मोनेरा के पास, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्योंकि बाकी चारों फाइलम में ट्रू न्यूक्लियाई है और ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर जब हम देखेंगे तो हमारे मोनेरा सेलुलर इन नेचर है, एक सेल का ही इनका बॉडी होता है। यहाँ पर मोनेरा देखेंगे तो मोनेरा में एक बैक्टीरिया आप देख लीजिए, साल्मोनेला या ई कोलाई, तो एक सेल का ही वो होगा। यहाँ पर प्रोटिस्ट भी जैसे अमीबा की आप बात कर लीजिए तो ये भी एक सेल का होगा। और फंजाई हमारे मल्टी सेलुलर होंगे। तो फंजाई के आप हाइफे या माइसीलिया का स्ट्रक्चर आप डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर लूज टिश्यू मिलेगा लेकिन सेल्स ज्यादा होगी, मल्टी सेलुलर होगा। और प्लांटी में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप लीफ, स्टेम, फ्लावर मतलब आप टिश्यू एंड ऑर्गन्स पाते हैं। तो प्लांटी का टिश्यू ऑब्लिक ऑर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। और अगर एनिमेलिया की बात करेंगे तो एनिमेलिया टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम भी, जैसे हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से कई ऑर्गन मिलकर के पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है। तो एनिमेलिया के जो एडवांस मेंबर हैं उनमें पूरा ऑर्गन सिस्टम का विकास हो चुका होता है। अब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनेरा है, मोनेरा हमारे ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी केमिकल्स से भी एनर्जी ले सकते हैं, यानी कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं या फोटोसिंथेसिस करके भी एनर्जी ले सकते हैं। तो कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक दोनों तरह के ऑटोट्रॉपिक नेचर शो कर सकते हैं। और हेटरोट्रॉपिक में भी सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट से ये मिनरल या फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो सैप्रोफिटिक, और पैरासिटिक मतलब पैरासाइट के मोड में भी ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रह सकते हैं। प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक, या हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। फंजाई जो है, फंजाई हेटरोट्रॉपिक ही होंगे, इनके पास क्लोरोफिल है नहीं तो ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होने वाले हैं और ये कीमोसिंथेटिक भी मोड नहीं अपनाते हैं। फंजाई एक क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल नहीं है इनके पास, तो ये हेटरोट्रॉपिक होंगे। ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रख सकते हैं, डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट से भी अपना मटेरियल उठा सकते हैं, और साथ में पैरासिटिक नेचर के भी हो सकते हैं। आप कई फंजाई पैरासाइट को जानते हैं जो कई बार डिजीज काजिंग या पैथोजेनिक भी हैं। इसके बाद में प्लांटी आते हैं। तो प्लांट्स के पास में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है। और यहाँ पर एनिमेलिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, जैसे ये होलोजोइक या
सैप्रोफिटिक रखेंगे, बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे, तो एनिमेलिया होलोजोइक या सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।